नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में कुछ स्थिरता के साथ कारोबार है। हमने शुरुआत थोड़ी सी फीकी जरूर की, लेकिन इस समय आप देखिएगा 19,700 के पार निकलता हुआ 42 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक 65.2 पर है। थोड़ा शांत है लेकिन हल्की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये कुछ कर रहा है आउट परफॉर्म। 124 अंकों का इजाफा इधर साफ देखने को मिला है। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पर कुछ मजबूती देखने को मिली है। उसमें आप ऑयल एंड गैस एक गिन सकते हैं। चुनिंदा फार्मा कंपनी और चुनिंदा टेक्नोलॉजी काउंटर्स में तेजी की पोजीशंस आज बनती दिखाई दे रही हैं। ये है अब तक का हाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्की बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले। चलिए, ऐसे में हमारे जानकारों की अब तक की रणनीति क्या रही, अब तक के रिटर्न्स कैसे थे, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और कल दोपहर 3:30 बजे तक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं। मैदान में है पंकज रांदेड़, समित चौहान और आशीष कयाल। अब आशीष कयाल 4.93% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं। इनके ठीक पीछे 4.63% के रिटर्न्स पंकज के, लेकिन समित किसी वजह से -8% के रिटर्न्स पर हैं। अब क्या हुआ है कल के सत्र में और यहाँ से आगे क्या रिकवरी की राह रहेगी, उस पर बातचीत करेंगे। समित, 2 ट्रेड्स तो आप कर रहे हैं कैरी, मेरे ख्याल में ये -8 कैसे हुआ? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जैसे कल भी बताया कि ट्रेड्स पे स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड्स है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं यहाँ पे। जैसे कल भी हमने MRPL जो स्पॉट किया था उसमें फॉलोअप मूव हमें क्लियरली नहीं दिखा, वेस्ट लाइफ में नहीं दिखा। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उन पे ही फोकस करने की यहाँ पे स्ट्रेटेजी कंटिन्यू होगी। तो आप कुछ ट्रेड से एग्जिट करेंगे और कुछ नए सिरे से इस ट्रेड को फिर बैठाने की कोशिश होगी। लेकिन लार्जली समित व्यू क्या बन रहा है मार्केट का, क्योंकि अब तो इंडेक्स में स्थिरता है? यस, देखिए, जैसे हमने कल भी बताया जो रेंज है अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। लो साइड पे अगर हम देखें तो 19,450 500 ये एक सपोर्ट स्तर हो गया है, और हायर साइड पे अगर हम देखें तो अभी एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है जो हम लगभग 19,750 से लेके 19,850 का देख रहे हैं। तो इंडेक्स स्पेसिफिक हमें कल भी हमने देखा कि ज्यादा हमने फॉलो नहीं देखा एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक की जो रुझान है वो कंटिन्यू रहेगा, और जो इंडेक्स है वो हमें लगता है कि और 1-2 दिन हमें कंसोलिडेट होते हुए मार्केट में दिख सकता है। पंकज, क्या लग रहा है इंडेक्स पर व्यू, निफ्टी बैंक खास तौर से? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी, अगर बैंक निफ्टी की हम लोग अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डेटा में काफी ठहराव नजर आ रहा है ऑन 44,300 लेवल्स और 44,200 लेवल्स के ऊपर। ऑप्शन एक्टिविटीज जो है वो बहुत स्टैग्नेंट है अभी। लग तो रहा है तेजी, लेकिन ठहर ठहर के ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। आज जो बैंक निफ्टी की आज जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसके चलते थोड़ा सा हो सकता है कि ठहराव देखने मिले मार्केट में और फिर तेजी लौटेगी। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, हमारा जो स्टैंड है बाय ऑन डिप्स मार्केट बहुत ही अच्छे से उस पे चल रहा है और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यूड है इस मार्केट में। निफ्टी पे यहाँ पर मेरे ख्याल से वापस से कोई भी टिप अगर मिलती है करीबन 19,650 के आसपास, 19,660 फिर से बाय करने की राय होगी। यहाँ पर टारगेट है करीबन 19,760 का ऊपर में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है। ये पूरी की पूरी रैली अगर आप देखेंगे तो गैप के साथ है। कल के दिन भी निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, साइडवेज हुआ। तो ओवरऑल जो रैली है यहाँ पर एक गैप के साथ है और यूजुअली गैपिंग एक्शन जिस डायरेक्शन में होता है ट्रेंड उस डायरेक्शन में काफी स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी एक बाइंग इमर्ज होनी चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखें तो ऊपर में 44,600 तक बैंक निफ्टी जाने की गुंजाइश है और ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी शायद यहाँ से लीड कर सके। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है पंकज जी इस पर्टिकुलर ट्रेड में आज के दिन? मैम दोबारा पूछें। मैं पूछ रही हूँ आज के लिए क्या रणनीति है? मैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जाना चाहूंगा मैम, JICRE जनरल इंश्योरेंस के साथ में। बहुत बढ़िया ट्रेड दिए हैं, इनफैक्ट कल से रडार में था, लेकिन आज सुबह से जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, जिस तरीके से तेजी नजर आ रही है, सारे पैरामीटर्स के ऊपर बहुत बुलिश डाइवर्जन देखने मिला हुआ है। 243.50 की रेंज में JIC बाय करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 230, और टारगेट जो रहेगा
वो 270 का रहेगा। काफी एग्रेसिव बेट लग रहा है मैम। ओके 270 के टारगेट के लिए GIC-RE ये पहला ट्रेड आता हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, पंकज ने आज सुबह में GMR एयरपोर्ट में एग्जिट किया, 5785 पर ये ट्रेड कैरी करके आए थे और कल क्रॉम्पटन कंज्यूमर से इन्होंने एग्जिट कर लिया। आज का नया सौदा GIC-RE है, 270 टारगेट और 230 के आसपास का स्टॉप लॉस। समित का पोर्टफोलियो देखिए तो एक तो आज सुबह में ग्लेनमार्क फार्मा में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। वेस्ट लाइफ से इन्होंने एग्जिट कर लिया है कुछ ही देर पहले। MRPL के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप समित? यहाँ पे हम सी इंफो सिस्टम्स के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन के दौर में है, बट आज सुबह से इसमें जो बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं उसके चलते एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये स्टॉक जो उसके प्रीवियस साइज है वो सरपास करे। तो यहाँ पे एक 2120 के स्टॉप लॉस से सी इंफो सिस्टम्स बाय करने की सलाह रहेगी और 2480 का इसका टारगेट होगा। 2480 के लिए CE इंफो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया 4% ऊपर है। काउंटर एक मोमेंटम ट्रेडर रहा है, उसके बाद थोड़ी शांत हुआ और अब फिर से पिकअप कर रहा है। 2120 के आसपास स्टॉप लॉस लगेगा। आशीष जी, आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? देखिए, मैं आज जो ट्रेड जोड़ना चाहूंगा वो है FDC लिमिटेड। यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, तो और वॉल्यूम के साथ ब्रेक है। मोमेंटम अच्छा पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है इंडिकेटर्स पे। तो ओवरऑल बाय की राय होगी FDC पे। यहाँ पर टारगेट जो FDC का निकल कर आता है 440 का है और स्टॉप लॉस है 385 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 440 के लिए तेजी का ट्रेड FDC में, 385 का स्टॉप लॉस लगाना है। और दो ट्रेड्स के साथ आप इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? उनो मिंडा और इंटेलेक्ट डिजाइन। बिल्कुल, दोनों ट्रेड अभी कैरी लॉन्ग में है। ओके, तो वो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बने हुए हैं। पंकज जी, GIC-RE जोड़ा एक, दूसरा ट्रेड अब देंगे या दोपहर में? ये हर्षदा जी, दोपहर में ही देना पसंद करूंगा क्योंकि मार्केट का भी कुछ रुझान ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो सेकंड हाफ में डेफिनेटली हम लोग कोशिश करते हैं कुछ बाय साइड के ट्रेड दें। समित, आपका क्या इरादा है? देखिए, कोइंसिडेंटली जो यहाँ पे मेरा पिक था वो FDC था, बट ऑलरेडी ये यहाँ पे पिक हो चुका है। तो यहाँ पे हम पॉलिसी बाजार के साथ जाना चाहेंगे। पॉलिसी बाजार एक स्टडी मूव रहा है, तो 760 के स्टॉप लॉस से पॉलिसी बाजार हम बाय करने की सलाह देंगे और यहाँ पे 838 का टारगेट होगा। ओके, 838 के लिए अब पॉलिसी बाजार आया। तेजी का ये ट्रेड 760 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ये है वो बाय साइड का ट्रेड। पॉलिसी बाजार बाय द वे 3% ऊपर। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्योंकि अब कुछ और तेजी बन रही है। नियरली 90 पॉइंट का इजाफा, एक अच्छा उछाल आता हुआ निफ्टी में, और निफ्टी बैंक भी अब 100 पॉइंट ऊपर। तो 40 पॉइंट का मूव देखने को मिला है पिछले 5 मिनटों में रादर। ITC इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर आपको दिखाई देगा। इस घंटे इसका योगदान ज्यादा आता हुआ। डीवीज लैब, सिप्ला, ये दूसरे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आधे % की तेजी बनती दिखाई दे रही है। इस तरह का स्पाइक जो ITC में दिखा है, वैसा ही स्पाइक मेरे ख्याल में डीवीज और सिप्ला में भी दिखने लगेगा। वहां पर हम देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा एक्शन जोर पकड़ता हुआ। ये है आपके लिए सिचुएशन इस समय मार्केट की। लेकिन लेकर आते हैं आज बजाज फाइनेंस का शेयर। बजाज फाइनेंस डे लो 6931, उसके सामने अगर आप इस समय देखेंगे तो 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक अच्छा खासा गैप डाउन बना और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। और इस स्टॉक की हम चर्चा दरअसल कल दोपहर से कर रहे हैं। आपको याद होगा कल दोपहर में काउंटर करीब 2% करेक्ट होकर टिका था और आज सुबह में हम आपको बता रहे थे कि RBI ने बजाज फाइनेंस के खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन लिया गया है 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर जो ई-कॉम और साथ ही साथ इंस्टा लोन देते हैं। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन किया है इन 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के जरिए बजाज फाइनेंस ने, इसीलिए वो दरअसल एक्शन RBI ने लिया है। अब कंपनी कहती है वित्तीय कारोबार पर उनका असर नहीं रहेगा। की फैक्ट स्टेटमेंट जो अब तक जारी नहीं कर रहे थे दोनों लोन प्रोडक्ट्स पर, अब जारी करना शुरू कंपनी कर चुकी है। यह अब तक का मामला है। स्टॉक टूटा, 4% गिरा और उसके बाद रिकवरी आई है। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इस मामले पर, वो आपको बताते हैं। मक्वायरी ने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि देखिए, सेकंड क्वार्टर में 35 लाख नए कस्टमर्स बजाज फाइनेंस ने जोड़े हैं। अब इन 35 लाख कस्टमर्स में डिजिटली करीब EMI कार्ड्स वाले जो कस्टमर्स हैं वो 6 लाख शामिल हैं। यानी कि अगर आप टोटल कस्टमर बेस इस पर्टिकुलर क्वार्टर का ऐड देखें तो उसमें डिजिटली एक्वायर्ड कस्टमर्स नियरली 19% के आसपास आते हैं। अब आइए उस तरह के प्रोडक्ट्स पर जो EMI कार्ड्स हैं।
इसकी फ्रेंचाइजी का बेस nearly 4.2 करोड़ का है और जो डिजिटली अक्वायर किए जा रहे हैं EMI कार्ड्स वो आंकड़ा करीब 42 लाख के आसपास आता है, यानी कि 10% EMI कार्ड्स का बिजनेस डिजिटल बेस से आता है, ये मक्वायरी साफ कहता है। नॉर्मली जब इस तरह की रोक लगती है 12 से 18 महीने लगते हैं उसको सुलझाने में, लेकिन मक्वायरी को लग रहा है क्योंकि इन्होंने की फैक्ट स्टेटमेंट्स इशू करना शुरू कर दिया है, ये मामला 12 महीनों के अंदर यानी कि 1 साल में ही निपटता हुआ दिखाई देगा, वो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ CLSA का भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं, तो CLSA बेसिकली कह रहा है कि जो RBI ने डिस्पर्सल पर रोक लगाई है उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जब तक ये बैन जारी रहेगा तब तक मुनाफे पे करीब करीब 6% तक का इम्पैक्ट आ सकता है, ये CLSA का कहना है। जेफरीज भी अपनी रिपोर्ट निकाल चुका है। जेफरीज कहता है मामला इतना बड़ा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट के बैन पर जो कारोबार पर असर होगा वो कम ही आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पूरे अगर क्लाइंट बेस का देखें तो EMI कार्ड का हिस्सा सिर्फ 5% है और इसका डिस्पर्सल में 0.2% तक का ही योगदान है। तो जेफरीज इस पर्टिकुलर मामले को लेकर चिंतित नहीं है। थोड़ा सा अगर रिएक्शन आएगा वो नी जर्क रिएक्शन आएगा जो शायद हम सुबह में देख चुके हैं। अब टारगेट्स क्या उभर कर आ रहे हैं वो आपके सामने। मक्वायरी जो ज्यादा कंसर्न था 9190 का टारगेट दे रहा है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार है। जेफरीज ने बाय कॉल दिया हुआ है इस पर, 9470 का इनका टारगेट है और CLSA 9500 के टारगेट के साथ जा रहे हैं। ये है दरअसल ब्रोकरेजेस की राय बजाज फाइनेंस के इस लेटेस्ट मामले पर। यहां पर समित मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्टॉक टूटा और निचले लेवल से जो खूबसूरत रिकवरी देखने को मिली है स्क्रीन पे, अब बताइए क्या चांसेस हैं कि अगर कुछ बिगड़े, अगर कोई लेवल पार ना हो तो एक बार फिर हम लो को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं देखिए हर्षदा, आज की जो रिकवरी है वो एक एनकरेजिंग साइन है ये स्टॉक के लिए, क्योंकि प्रिसाइजली ये स्टॉक ने 200 डे जो सिंपल मूविंग एवरेज था अराउंड 6900 के आसपास, वहीं पे हमने लो मारा है और जो एक शार्प रिकवरी हमने देखी है, तो यहाँ पे 1-2 दिनों का भी फॉलोअप काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर फॉलोअप आके 7450 7470 के लेवल्स अगर ये रिक्लेम करता है तो प्रॉब्ली हम बोल सकते हैं ये जो करेक्शन था वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ से प्रॉब्ली ये स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। तो फिलहाल तो आज के लिए जो आज का लो है 6900, ये फॉर टाइमिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लो बन चुका है और यहाँ पे अगर फॉलोअप में आके 7450 70 के लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है तो प्रॉब्ली ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म बॉटम भी हम फॉर्म होते हुए दिख सकते हैं। तो ये राय हुई बजाज फाइनेंस पर। चलिए इस बीच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को, जो दरअसल फिक्की की एनुअल कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में बात कर रही हैं। Leaving no room for delays or indeed for any malpractice within the regulatory environment. Happy to share with you some data. You'll see 4 charts there. The first and most important reform we made in SEBI was, while technically every regulator counts pendency from this date of last receipt of all information, which gives every regulatory officer an escape hatch, that if they are about to cross their target timeline, they simply ask one more question, right? This loophole has been plugged, and the data that you now see before you is the aging of applications from the date of first receipt. So no excuses, no sending last-minute questions. This is how it stacks up from the date of first receipt. You will notice that pendency goes up and down, which is not a bad thing. So for instance, if today, October 31st, we're seeing the data, equity fundraising, pendency is going up, that's a good thing. It means there are more applications, there are more people wanting to raise capital. So pendency in itself is not a bad thing. In fact, it is a good thing. The bad thing is aging. And so within SEBI now, if the department is within the green or within the yellow, which means less than 1 month or 1 to 3 months from first receipt of application, they're doing okay. The minute they go into the blue and the gray,
and you can imagine why I've set it as gray within the organization. The minute it spills over there, every officer in SEBI knows that they are accountable to answer to the chair as to why they are in the gray zone. So as an example, yesterday I took stock, equity fundraising. Why are these 3 applications sitting there and what are we doing about it? Why are they still sitting there? And I was very happy to see that on the spot, this was about 9:30 or 10 in the evening, and I was on the phone call asking the officer, why do you have 3 items which are more than 6 months? One is sub judice, so there's judicial intervention, we cannot do anything. And in 2 cases, it is awaiting some other regulator's approval. So again, we cannot do anything about it. So as you can imagine, the focus that we have on pendency and aging is because of the commitment that we made to each one of you here 1 year ago, that to us we understand that in the markets, time is money, money is time, and any delay on the part of the regulator causes huge, not just inconvenience, but actual cost to the market participants, particularly to the issuers. So as you can see, we're doing a reasonably good job from pendency and aging, not pendency, but from aging, which was pretty much, significant numbers in the blue and gray zone. We've now come down quite a lot. In the case of mutual fund schemes, oh, wonderful. Less than 1 month, so I presume that they are not complaining. So what it really means is that you basically put in an application and before you know it, SEBI has approved it because it's not even there as a pendency. So the important thing is every part of the ecosystem needs to have the ability to respond instantly to the market and to the investor needs without the regulator coming in the way. So this is our commitment that we wouldn't come in the way, and this is our progress report. Similarly, on AIF schemes, you can see everything is in the green and yellow, and compare that with March of last year, where we had almost 71 items in the blue and gray, and today there is 0. In the case of REITs and InvITs, of course, these are few and far between, but again, you can see that there is very low pendency. Also, in terms of pendency of registrations, because it's not just about fundraising, it is about new participants coming into the market. And, in the roundtable that we had earlier this morning, there was a discussion about, is it very onerous to really get things done in SEBI? So this is, again, this was our commitment, and here are the numbers. If you look at AIFs again, registration. This is registration of somebody wanting to carry out this activity. Earlier, there were lots and lots of cases, over 24 cases in the blue and gray. Today, it's down to 0. Mutual funds, down to 0. Portfolio managers, there's 1 person sitting in 3 to 6 months. Otherwise, all in green and yellows, and so on. So this was our commitment that we made to you, that the regulator will not come in the way of your doing what you need to do in the market. And this was our sort of status report on that. अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों के एक्शन पर नजरें बनी हुई हैं। मोमेंटम अच्छा खासा 19,800 के काफी करीब अब निफ्टी पहुंचता हुआ 117-118 अंकों का इजाफा स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसी तरह का माहौल अब निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत से 100 पॉइंट बढ़ चुका है। 65 पॉइंट की बढ़त पर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अब 165 अंकों का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसको फटाफट से आपके लिए रिकैप करते हैं। एक जगह खाली रखी है पंकज ने, अपना पोर्टफोलियो आगे भरेंगे पूरा, एक एक करके सभी ट्रेड्स। पंकज के पोर्टफोलियो में अब फिर जीआईसी आ रही ही है, 270 टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस। साथ ही साथ आप देखिए रिटर्न्स क्या बनते दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो जीआईसी आ रही इनफैक्ट इनको थोड़ा सा प्रेशर में डाल रहा है, 0.41% का दबाव आया है इस स्टॉक के जोड़ने के बाद। समित ने एमआरपीएल कैरी किया, 130 का टारगेट, 114 का स्टॉप लॉस। फिर जोड़ा है मैपमा इंडिया या फिर सीई इन्फो सिस्टम्स, 2480 टारगेट है, 2120 का स्टॉप लॉस। पीबी फिनटेक भी ऐड कर रहे हैं,
838 टारगेट, 760 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं इन तीनों ही ट्रेड्स में। एमआरपीएल आज करीब 2.5% प्रेशर में है, लेकिन सी इन्फोसिस्टम्स आधा % ऊपर एंड पीबी फिनटेक करीब 0.03% तक का योगदान इनके पोर्टफोलियो में देता हुआ। साथ ही साथ लेकर आइए आशीष कयाल का पोर्टफोलियो। नया ट्रेड है एफडीसी 440 टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 755 का टारगेट, 666 स्टॉप लॉस। उनो बिंडा 702 का टारगेट, 619 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए इस घंटे के, तो यहाँ पर उनो मिंडा कंट्रीब्यूट कर रहा है आई थिंक तेजी में। नहीं, अब सॉरी कुछ गड़बड़ है, वो टेक्निकल दिक्कत हो गई है, तो आपके लिए हम वो डेटा पॉइंट्स नहीं लेकर आ पाएंगे कि कितना स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है तेजी में एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन ये दिखा सकते हैं। 5.5% के रिटर्न्स आशीष के, 4% के रिटर्न्स पंकज के। समित के लिए जो अंडर परफॉर्म कर रहा है एमआरपीएल, उसका प्रेशर बनता हुआ एड का पोर्टफोलियो अब -10% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, और जो भी बदलाव हमारे जानकार दरअसल करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपने पोर्टफोलियो में, उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही 1 बजे मिड कैप मंत्र में आपके लिए लेकर आएंगे।